नमस्कार बच्चों। एग्जाम्पल 10 हमने आपको नोट्स में दिया है और एक्सरसाइज 1.2 का 10th प्रश्न, और हमें आशा है कि आप उसको देखकर ही समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आज हम आपको फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन बताएंगे। फलनों का संयोजन, ये संयोजन क्या शब्द है आप जानिए। ये भी एक संक्रिया है। आप जानते हो 4 तरह की संक्रियाएं आपने संख्याओं के ऊपर 9th-10th में पढ़े थे, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये संक्रियाएं हैं जो हम दो नंबर्स के ऊपर लगाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। फिर इसके बाद आपने यूनियन, इंटरसेक्शन आदि पढ़ा है ना। यूनियन इंटरसेक्शन किस पर लगता है? सेट के ऊपर लगता है। इसी तरह ओ, ये ओ जैसा जो दिख रहा है, शून्य छोटा सा ओ या शून्य जैसा दिख रहा है, इसको हम संयोजन कहते हैं, जो दो फलनों के ऊपर लगता है। ठीक है, ये भी एक संक्रिया है जिसे संयोजन कहते हैं। ये किसके ऊपर लगता है? दो फलनों के ऊपर। अब जैसे आप 2 + 3 जोड़ते हैं तो 5 मिलता है। वो 5 न 2 है ना 3 है। इसी तरह से आप ये समझिए एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है ना, आपको एक रोल नंबर मिला, ठीक, और आपकी कॉपी बोर्ड में जाती है। बोर्ड क्या करता है? आपकी कॉपी पर कोडिंग कर देता है, जिससे कोई ये ना जान पाए कि ये किस बच्चे की कॉपी है। कोडिंग करके फिर इसके बाद एग्जामिनर के पास, टीचर के पास भेजता है करेक्शन के लिए। टीचर उस कोड, उसके हर कोड को कुछ ना कुछ नंबर देता है कॉपी करेक्शन करके, और ये नंबर जो भी होता है वो फिर बोर्ड को दे देता है, और बोर्ड फिर उस कोड के अनुसार ही उस नंबर को आपके रोल नंबर पर चढ़ाकर स्टूडेंट्स को दे देता है। बोर्ड का काम बीच में है, लेकिन ये कहीं पर दिखता नहीं है। दिखता कौन है? स्टूडेंट और एग्जामिनर। ये इसकी कॉपी है, इसने नंबर दिया, इनको नंबर मिला, बोर्ड बीच में प्रोसेस करता है। इसी तरह एक चीज़ और समझ लीजिए। मान लीजिए हमको प्रयागराज से कोयम्बटूर जाना है। डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है, बीच में हम दिल्ली जाते हैं, प्रयागराज से दिल्ली, फिर दिल्ली से फ़्लाइट लेकर कोयम्बटूर। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रयागराज से कोयम्बटूर। दिल्ली एक बीच में माध्यम बना है, जबकि हमें दिल्ली जाना नहीं है। प्रयागराज से कोयम्बटूर जाना है, कोयम्बटूर से प्रयागराज आना है, वाया दिल्ली होते हुए। तो ये क्या है? एफ, मान लो यहाँ से यहाँ तक का एक फ़्लाइट एफ है, इस तरह एक फ़्लाइट जी है। तो एफ और जी को अगर हम संयोजित कर दें तो हमको प्रयागराज से कोयम्बटूर और कोयम्बटूर से प्रयागराज में ही कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसको परिभाषा के रूप में देखिए। मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक, तथा दूसरा फंक्शन है जी बी से सी में। बी देखो दोनों में, यहाँ पर इसका कोडोमेन है और इधर वाले के लिए इसका ये क्या है? डोमेन है। देख रहे हैं ना, एफ का कोडोमेन, जी का डोमेन है। ठीक, दो फलन। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संयोजित नहीं कर पाएंगे, है ना। तब एफ और जी का संयोजन GOF लिखा जाता है। बच्चे इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, एफ और जी का संयोजन GOF लिखा जाता है, एफ बाद में लिखा जाता है। और क्यों? अभी हम ये भी बताएंगे। GOF द्वारा निरूपित होता है, और इस फलन को कहाँ से कहाँ तक होगा? A से C में। अगर इसका ये डोमेन A है एफ का, और जी का को डोमेन सी है, तो ए से सी में होगा, बीच से बी गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं? GOF फ्रॉम ए टू सी। और इसको लिखा कैसे? GOF समझ लो एक फलन हो गया, जैसे 2 और 3 जोड़ के 5 हो जाता है, वैसे G और F संयोजित होके एक नया फंक्शन हो जाएगा। उस नए, इसको अगर हम कोई एक फंक्शन का नाम दे H, है ना, HX, तो HX ना लिख के इसको GOFX लिखा गया है, और GOFX बराबर होता है, ये ध्यान दीजिए, इसको लिखा ऐसे ही जाएगा। O हटाएंगे तो O के हटने से एक बड़ा ब्रैकेट क्या मतलब, उसे स्मॉल ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे और फिर FX लिखेंगे। ये इसकी परिभाषा के अंतर, GOFX बराबर GFX होता है। लिखते ऐसे, इस ब्रैकेट को बोलते नहीं हैं, लेकिन लिखते यूं ही हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A द्वारा परिभाषित होता है। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, x का प्रतिबिंब क्या है? FX,
ठीक। और एफ एक्स चूँकि जी मैपिंग पर है तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, समझ रहे हो? जैसे x का प्रतिबिंब f ऑफ x लिखा जाता है, उसी तरह एफ एक्स का प्रतिबिंब इस मैपिंग के अंतर्गत g ऑफ एफ एक्स लिखा गया है, ठीक। और इसका ये f और g का संयोजन है, किसका? f और g का संयोजन है। लिखा कैसे जाएगा? जी ओ एफ, कोई कोई इसको गॉफ भी कहते हैं, लेकिन पढ़ा ऐसे जाता है जी ओ एफ। जैसे 3 + 5 प्लस प्लस बोलते हैं ना, वैसे जी ओ एफ, ओ क्या है? संयोजन, ठीक। एफ का जी से संयोजन, जी ओ एफ। इतनी बात समझ में आई? अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। माना f बराबर 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 पर है, ठीक। और g क्या है? 3, 4, 5, 9 से 7, 11 और 15। दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर 3। अब देखो कौन किसका इमेज है यहाँ बता दिया गया है। f2 का इमेज क्या है? 3 है। 2 का इमेज क्या है? f के अंतर्गत 3 है। 3 का इमेज क्या है? f के अंतर्गत 4 है। 4 का इमेज f के अंतर्गत 5 है। और 5 का भी इमेज f के अंतर्गत 5 है। f4 f5 बराबर है और दोनों किसके बराबर है? 5 के बराबर, ठीक। इसी तरह से 3 का इमेज g के अंतर्गत कितना है? 7 है। और 4 का भी इमेज g के अंतर्गत कितना है? 7। तथा G5 और G9 भी बराबर है, किसके बराबर है? 11 के। तो GOF ज्ञात कीजिए। अब इसी को जरा हम चित्र से देखें तो बहुत आसान हो जाएगा। चित्र यहाँ देखो, हम लोगों ने A भी बनाया, ये मान लो ये A है, नाम तो नहीं दिया है, हम ये A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लेते हैं। तो A F का ये पहला क्या है? A जिसको हमने माना 2, 3, 4, 5, इसमें क्या लिख दिया? 2, 3, 4, 5। और दूसरे वाले में कितना था? 3, 4, 5, 9। और तीसरे में कितना था? 7, 11, 15। पीछे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? GOF का मान चाहिए, यानी GOF, F जो लास्ट में लिखा है, यानी F के सारे एलिमेंट का प्रतिबिंब हमें निकालना है। सारे एलिमेंट A to C होगा ना, GOF क्या होगा? A to C। A माने 2, 3, 4, 5 से 7, 11, 15, बीच वाला हट जाएगा। तो GOF, F यहाँ लिखा है तो F का एलिमेंट 2, इसीलिए GOF लिखा है। F और G लिखेंगे तो फिर इसके एलिमेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ G है, ठीक है ना। F का संयोजन G से, F का संयोजन G से। तो ये पहला एलिमेंट 2 लिया। 2 का क्या होगा? इमेज क्या होगा? F2। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो परिभाषा में लिखा है ना GF2। F2 कितना है? 2 का इमेज यहाँ कितना दिखा रहा है? 3। तो F2 कितना हुआ? 3। तो G3 हो गया। और G3 कितना है? 7, ये 7, ठीक। इसी तरह GOF3, इसको लिखेंगे कैसे? GF3। लिखने का तरीका देखना बेटा, नई चीज़ है ना, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। GF3, F3 कितना दिया? देखो F3 का इमेज कितना है? 4। F3 का इमेज कितना है? 4। तो देखो F3 हटा तो क्या लिख दिया? 4। पूरा F3 4 के बराबर है। तो G4 किसके बराबर? 4। G4 माने 4 का इमेज कितना है? 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। इसी तरह से 4 और 5 का भी इमेज निकालेंगे जो 11 और 11, यही पूछा ही गया है, ठीक है। अब उदाहरण 16 लेते हैं। उदाहरण 16 क्या है? फ्रॉम R to R तथा G भी R to R है ना, दो फंक्शन है। फलन क्रमशः f(x) बराबर cos x, ये कितना होगा? cos x, x नहीं लिखा था, cos x। f(x) बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर। f(x) किसके बराबर? cos x के बराबर। gx किसके बराबर? 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो हमको GOF भी निकालना है और FOG भी निकालना है। गॉफ और फॉग दोनों निकालना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि GOF इज़ नॉट इक्वल टू FOG। इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। GOF ऑफ x, x ये कहाँ का एलिमेंट है? इस R का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं परिभाषा के अनुसार? संयोजन की परिभाषा के अनुसार O ये हटेगा तो ब्रैकेट, एक O हट के एक ब्रैकेट लग जाएगा और FX लिख दिया जाएगा।
और एफ एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर, यहाँ परिभाषित किया गया है। एफ एक्स की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, कॉस एक्स। अब बन गया जी कॉस एक्स, तो जी एक्स बराबर जो है एक्स की जगह कॉस एक्स है, तो जी एक्स की जो परिभाषा है उसमें एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। 3x² था तो 3 cos x का होल स्क्वायर, जिसको कैसे लिखते हैं, cos स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब एफ ओ जी एक्स निकालेंगे, तो अब परिभाषा के अनुसार ओ हटेगा और ब्रैकेट एक लग जाएगा और जी एक्स, ठीक। जी एक्स बराबर कितना, 3x² है। जी एक्स किसके बराबर है, 3x²। परिभाषा ऊपर देखिए यहाँ। फिर एफ एक्स, अभी एफ के बाद ब्रैकेट में क्या है, 3x², ये एक्स का काम करेगा। एफ एक्स कॉस एक्स है, यहाँ एक्स है तो कॉस के साथ एक्स है, और यहाँ 3x² है तो कॉस के साथ 3x² होगा। आप देख रहे हो कि 3 cos² x क्या cos 3x के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए जी एफ एफ ओ जी के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक उदाहरण और है, ये काफ़ी लंबा उदाहरण है और बहुत ध्यान से इसको समझना होगा, इसलिए हम इसको अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।